नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे श्रीराम तिवारी जी से, जो कि महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक भी हैं। और ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि उज्जैन में 1 मार्च से 9 अप्रैल तक महत्वपूर्ण भव्य आयोजन होने जा रहा है। 40 दिवसीय आयोजन, तरह तरह की कला संस्कृति और तमाम आयोजन होंगे, जिसमें व्यापार उद्योग से जुड़े तमाम आयोजन भी किए जाएंगे। काफी बड़ा आयोजन इसे बताया जा रहा है। महाकुंभ से अगस्त के बाद देश का सबसे बड़ा आयोजन इसे बताया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। श्रीराम तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार सर, सबसे पहले ये सवाल रहेगा, क्या कुछ ये कार्यक्रम है, विक्रमोत्सव क्या है, जिसकी तैयारियों को लेकर इसकी चर्चा पूरे देश भर में फैल रही है? पहली बात तो ये कि विक्रमोत्सव महज एक इवेंट नहीं है। बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। कई बार सर्कस है जो महीने पर चलता रहता है, 2-2 महीने भी चलते रहते हैं। कुछ मेले हैं, कुछ व्यापार मेले हैं, झूले और फूड कोर्ट और फलाने। इसके पीछे जो दृष्टि है वो है मध्य प्रदेश का जो पुरातन जो गौरव है, राष्ट्र का जो पुरातन गौरव है, उसको एक तरह से फिर से स्पर्श करने का, उसकी फिर से पहचान करने का और उसके बहाने से देश प्रदेश के कला संस्कृति और व्यापार व्यवसाय सबके विकास का। क्योंकि जिस शख्स के नाम से यह आयोजन है, सम्राट विक्रमादित्य, वो मतलब मेरी अपनी जो नॉलेज है उसके अनुसार भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के बाद, ये तो देव पुरुष हैं, देवनायक हैं, इनके बाद जो ज्ञात इतिहास है, तो पिछले 2000 साल पहले हिंदुस्तान के विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए उनके का बड़ा भारी योगदान रहा है। ये वो शख्स हैं या वो लोकनायक हैं जिन्होंने जब ये विदेशी आक्रांताओं से विजय पाने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का प्रवर्तन किया, जो देश और दुनिया में बहुत लोक विख्यात है। लेकिन वो ऐसा ही नहीं कि हम राजा हैं इसलिए हमने विक्रम संवत चालू कर दिया, बल्कि उसके पीछे दृष्टि ये थी कि उन्होंने उस वक्त जो प्रजाजन जो हैं, उसमें व्यापारी, व्यवसायी भी और सामान्य जो जन हैं, जो कर्जदार हो गए थे विदेशी शासन के कारण या और जो भी उसके कारण रहे होंगे, उनको अपने कोष से, अपने पास के कोष से, सार्वजनिक कोष से नहीं, अपने कोष से ऋण मुक्त समाज को किया। और फिर जो व्यापार व्यवसाय के लिए अतिरिक्त पैसा, एक तो कर्जा माफ़ करवाया, वो कर्जा माफ़ करने के साथ साथ उनको नया व्यापार व्यवसाय आप कर पाएँ, इसके लिए भी उन्होंने अपने कोष से पैसा दिया। ऐसा उदाहरण हमको देखने को मिलता नहीं। तो उनकी स्मृति में उनके विक्रम संवत का सिलसिला चालू हुआ, जो भारतीय कालगणना का जो अचूक और विश्वसनीय पद्धति जो है उसको लेकर है। और वो सब सारे हमारा जो जीवनचर्या है, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो उपनयन संस्कार हो या बाकी जीवन के संस्कार हो, तो वो पंचांग के आधार बना के होते हैं। तो एक तो इसके पीछे दृष्टि ये है। और दूसरी बात कि उज्जैन जो है वो मैंने आज से जो 2000 साल पहले या 5000 साल पहले भारतवर्ष के 16 महान जो महाजनपद जो रहे हैं, उसमें से एक उज्जैन भी, अवंतिका जो है वो महाजनपद रहा है। और एक तरह से भारतवर्ष के व्यापार व्यवसाय में उज्जैन का, अवंती प्रदेश का या मालवा हम कहें, उसकी एक बड़ी भागीदारी, बड़ा हिस्सा था। काफी अग्रणी उस समय वो रहा। तो रत्नों का व्यापार भी होता था। यहाँ से जो बहुत सारे जो सामग्री है, चाहे वो रेशम हो या और कई तरह की चीज़ें हैं, वो देश के बाहर भी निर्यात होता था। अब काल के प्रवाह में उसके बहुत सारे कारण रहे, लेकिन वो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया और उज्जैन भी एक गाँवड़े के रूप में ही रिड्यूस हो गया रहेगा। तो विक्रमोत्सव के बहाने से जो सांस्कृतिक जो गौरव है उसको हासिल करना तो हमारा प्रयास ही, लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापार व्यवसाय का जो केंद्र रहा है वो, उसको भी समर्थन देना और प्रदेश में, मतलब उज्जैन तो एक बहाना है, प्रदेश में एक इस तरह की कोई लहर चल पाए समाज के विकास की, रोज़गार की, तो इसके लिए भी लक्ष्य है, संकल्प है।
तमाम आपने बातें कहीं, चाहे संस्कृति परंपराओं का वो दौर जो उस दिशा में जब उज्जैन हो, भारत बढ़ रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी बदलाव आए, विदेशी शासक आए, लेकिन अब जिस तरीके से 2009 में आपने महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ की स्थापना हुई, अभी तक का सफ़र कैसा रहा है? और साथ ही मैं चाहूँगा, क्योंकि विस्तार से जानकारी हम लेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे जो पूरा विक्रमोत्सव है, लेकिन जो पूरा आपने चूंकि जिक्र किया, कैसा पूरा सफ़र रहा है, क्या जो मूल भाव आपने बताए, मोहन यादव का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी मिलती है, डॉक्टर मुख्यमंत्री फिलहाल है, क्या कुछ इसको लेकर आप कहेंगे? देखिए, विक्रमोत्सव तो लगभग 16, 17, 18 साल के आसपास होगा, 2006 से ये चल रहा है। तो पहले जो आज के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर इस सिलसिले को शुरू किया। फिर वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, तो उसके माध्यम से पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हुए, तो उसके समर्थन से, और तो ये सब धीरे धीरे करके वो सिलसिला चालू हुआ। ये भी दिलचस्प है कि जो 2006 में आयोजन हुआ, वो 2007 में उससे बढ़कर हुआ, 2008 में उससे फिर बढ़कर हुआ, लगातार एक बढ़ता चला गया। तो एक और विक्रमोत्सव ही महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के गठन का, स्थापना का बहाना या माध्यम है। विक्रमोत्सव में महानाट्य ये सम्राट विक्रमादित्य को लेकर, जिसके सूत्रधार प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मोहन यादव रहे, और बल्कि एक दिलचस्प बात यह भी है कि राजनेता तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं, जैसे वो MBA भी हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में PhD भी उन्होंने किया है, और भी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ महानाट्य जो विक्रमादित्य है, इसमें विक्रमादित्य के पिता का रोल भी उन्होंने किया है। तो ये उनका संकल्प था कि इस तरह का कोई काम, जो व्यक्तिगत प्रयास तो ठीक है, लेकिन शासन के स्तर पर एक व्यवस्थित सिलसिला चालू होना चाहिए। तो 2009-10 के आसपास इसकी स्थापना हुई। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसको स्थापित करने की घोषणा की और उसको पूर्ण समर्थन दिया। तो आज जो मुकाम है, मैंने कहाँ वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का आयोजन होता था, फिर वो 5 दिन का हुआ, फिर वो 7 दिन का हुआ, फिर वो 25 दिन का हुआ, और अब जो है वो लगभग 40 दिन का होने जा रहा है 1 मार्च से। तो और इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि साहित्य और संस्कृति के और जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, विज्ञान है, तो खगोल विज्ञान है, व्यापार व्यवसाय है, तो सारे पहलू, सारे आयाम इसमें समाहित करने का प्रयास है। बिल्कुल, काफ़ी बहुआयामी ये पूरा एक समारोह है, कार्यक्रम इसे हम कहें, 40 दिन तक चलने वाला, जिसकी छठा चारों ओर फिलहाल बिखरी हुई है, क्योंकि लगातार हम खबरें में देख रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी, जब मैंने खबरों की जानकारी खंगालना शुरू किया, तो बताया गया ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव का रहा है। तो जो पूरी सोच उनकी रही है, जब वो साकार से करने जा रहे हैं, एक नया विजन भी दिखाई देता है कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, और क्या कुछ इससे बड़ा बदलाव समाज में आएगा, आम जनता के बीच पहुंचेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें व्यापार भी है, उद्यमिता भी है, फिल्म जगत से भी काफ़ी चीज़ें हैं, संस्कृति परंपराओं में आपने कहा गंभीर मंथन भी इसमें होगा, तमाम चीज़ें हैं। तो किस तरीके से एक नया विजन के साथ नए बदलाव देखते आगे देखते हैं आप? नहीं, नया विजन तो है ही, क्योंकि बार बार जो बात है कि केवल ये एक सांस्कृतिक परिघटना नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक दृष्टि भी है कि किस तरह से हमारे देश की मनीषा को दबाने का, पराभूत करने का काम हुआ, और हम कैसे उससे मुक्त हों, हमारा मनोबल तोड़ने का काम हुआ। अब जैसे हम हवाई जहाज़ के आविष्कार की ही बात करें, तो रॉबर्ट क्लाइव बंधुओं का हम नाम लेते हैं। बिल्कुल। पर मज़ेदार बात है कि उनसे कम से कम 15 साल पहले मुंबई में ही तरपड़े जी करके एक महानुभाव थे, जिन्होंने मुंबई में उस हवाई जहाज़ को उड़ा के दिखाया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि उसको सारे जो डाटाज हैं, उसका जो रिकॉर्ड्स है, उस तक को गायब करने का काम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन कही थी कि जो अपना इतिहास नहीं पहचानते वो वजूद खो देते हैं। अमित शाह ने भी संसद में से दोहराया, मामला अलग था, राजनीतिक था, लेकिन क्या यही लाइन सटीक बैठती है? हम अपने इतिहास को पहचान रहे हैं, संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो हम अपने वजूद पर लौट रहे हैं।
देखिए अंत में तो मैं राजनीतिक अभिव्यक्ति देने ये पूरा कॉन्सेप्ट गैर राजनीतिक हाँ, लेकिन नहीं, पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है या मुख्यमंत्री यहाँ जो बात कह रहे हैं, तो बाकी जो राजनीति है, दलीय राजनीति और चुनाव की राजनीति, इसका तो जीवन में कोई महत्व है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री भी बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि अंत में राजनीति के लिए जो भारतीय मनीषा की भी बात है, भारतीय गौरव की बात है, राष्ट्र की बात है, अस्मिता की बात है, उसके आधार पर आप यदि राजनीति करते हैं, उसके आधार पर आप कोई सांस्कृतिक कार्य करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, विज्ञान अनुसंधान करते हैं, वो होना चाहिए। जो पराधीनता के दौर में जो सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो हमारा रहा कि हमारी मनीषा को, हमारे मनोबल को तोड़ने का जो काम हुआ, हमको ये लगने लगा कि हम एक निरक्षर समाज के हिस्सेदार हैं। अंग्रेज़ों का तो, और बल्कि कई बार मैंने उसको जिक्र भी किया कि जैसे वी.एस. नायपाल और नीरज चौधरी जैसे भारतीय विचारक थे जो ये मानते थे कि भारत एक अंधेरे का क्षेत्र है और अंग्रेज़ जो हैं उनके हमारा उद्धार करने के आए। और मज़े की बात यह कि अंग्रेज़ जो हैं दुनिया में जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जे किए वहाँ वो उद्धार करने ही पहुँचे थे, और जिस तरह से संसार को बर्बाद किया या नष्ट करने का काम किया, उनने जनजातियों का नष्ट करने का काम हमने किया। बड़ा उदाहरण इजराइल हमास का देखा, वहाँ पर भी यही समस्या कि जब जब अंग्रेजों का शासन रहा, उसके बाद जब बंटवारा उन्होंने किया, इस लिहाज से हुआ कि तमाम जो समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। जी, तो मतलब मैं इस वर्तमान राजनीति पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हुआ ये है कि जैसे है जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम है उसको उन्होंने ध्वस्त किया। तो चाहे वो जनजाति समाज हो या वो नागर समाज हो, लोक समाज हो, तो अभी विक्रमोत्सव में जो हम लोग करने जा रहे हैं वो भी एक संकल्प सरकार का रहा है। युग युगीन भारत के महानायकों की तेजस्विता का संग्रहालय बनाने जा रहे हैं। ये योजना भी आज लगभग 2012 की रही है, पर लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी जो बंद फाइलों से निकाला और उसको हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए भी उसमें तमाम मतलब वो पूर्व वैदिक, वैदिक, उत्तर वैदिक, रामायण और महाभारत काल, विक्रमादित्य का युग है, मध्य युग है, फिर स्वाधीनता संग्राम का जो दौर है जिसमें हिंदुस्तान के जो लोग हैं, रणबांकुरे जो हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के आतंक के खिलाफ सिंहनाद किया है ना, हुंकार भरी, तो ऐसे सारे महाचरित्रों को लेकर हम संग्रहालय स्थापित करने जा रहे हैं ताकि हम समाज के सामने एक अपनी जो भारतीय परंपरा का जो वैभव है उसको हम सामने रख पाएँ। निश्चित तौर पर तमाम और भी जो विक्रमोत्सव है, बहुत सारी चर्चा है हम आपसे करेंगे, जो बिंदु हैं उसके जो भी आयोजन उसको लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये है कि क्या आगे को लेकर एक सोच है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शोध संस्थान इसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, इसके पीछे की जो सोच है उसको साकार करने में कितना समय और लगेगा? जो पूरी शोध पीठ है, विक्रमादित्य महाराजा की जो शोध पीठ है, उसमें आप निदेशक के तौर पर भी काम कर रहे हैं, कहाँ तक आप पहुँच गए हैं आपके लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए? एक वाक्य है, चरेवेति चरवेति, चलते रहो चलते रहो। तो मंजिल मालूम नहीं कितनी दूर है, तो मेरा जितना काम है, जितना समय कार्यकाल मेरा रहेगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उतने कदम चलता रहूं, है ना। फिर कुछ दूसरे लोग आएंगे, कल कुछ दूसरे लोग थे, तो वो उसका विषय विस्तार करते ही हैं उसका। तो पर हमारा जो काम है, कोशिश जो बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि हम केवल आयोजन धर्मी शोधपीठ नहीं है, नाम भी उसका जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में है। तो हम जो विक्रमादित्य युगीन का जो उनका युग है, वो भारत विद्या, राष्ट्र का जो उत्कर्ष है, नवजागरण है, ये हमारे चिंतन के मुख्य आधार, मुख्य बिंदु, मुख्य आयाम है। तो इसको लेकर हम लोग अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। फेलोशिप भी हम दे रहे हैं, किताबों का प्रकाशन भी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, अभी ऑडियो फॉर्मेट में, ऑडियो बुक्स के रूप में भी हम कुछ काम करने जा रहे हैं। तो और आयोजन और ये सब सारे होते हैं, प्रदर्शनियाँ भी हैं,
चित्रांकन का जो काम है, हम वर्कशॉप जो है, और अभी मेरे बार बार मुख्यमंत्री का मैं जिक्र करूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ। तो अभी इस बार विक्रमोत्सव में एक नई जो खूबी उसकी है, महादेव मूर्तिकला कार्यशाला। विचार उसके पीछे ये है कि मूर्तिकला के, शिल्पकला के जो विविध फॉर्मेट हैं, पत्थर पर भी काम होता है, धातु शिल्प में भी काम होता है, टेराकोटा और कई तरह के फॉर्मेट हैं, तो उसमें एक तो मूर्तियाँ बने, और मूर्तियाँ जो बनाने वाले जो कलाकार हैं उज्जैन में और उज्जैन के आसपास के जो इलाके हैं, तो वहाँ के जो प्रतिभाएं हैं उनको सीखने, समझने और संवरने का मौका मिले। तो कार्तिकेय हैं, तो गणेश जी हैं, और भी लोग हैं भारतीय परंपरा के, और तो महाकाल लोक में जो बहुत सारी मूर्तियाँ उनको हम रिप्लेस करने का काम भी करेंगे, कि ताकि ये जो मूर्तियाँ लगें ये जीवन भर या जीवन से आगे भी चलती रहें। तो वो भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो धातु शिल्प का भी काम होगा और टेराकोटा का और दूसरे जो फॉर्मेट है उनका भी काम होगा। निश्चित तौर पर ये काफ़ी एक लंबे दीर्घकालिक एक सोच के साथ ये कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही अब जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम है, शुरुआत जो उसकी होनी है विक्रम व्यापार मेले के साथ शुरुआत होगी। बहुत सारे दर्शक ये जान भी सकते हैं कि आप वहां जाएंगे, ऑटोमोबाइल जैसी चीज़ों को आप अगर खरीदते हैं तो काफ़ी छूट यहां पर आपको मिलने वाली है, बहुत फायदे आपको यहां पर पहुंचने पर होंगे। पर्यटकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और साथ ही जो इसकी समापन होगा वो शिव ज्योति अर्पण के साथ होगा। तो क्या कुछ इसमें होने वाला है, मैं चाहूँगा थोड़ा आप विस्तार से इसको बताएं। जो पूरा व्यापार होने वाला है, जैसे शुरुआत होगी 2 दिनों की जो इन्वेस्टर समिट होगी, और जो समापन होगा जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा 25 लाख दीपक के साथ। जो मेरी जो मर्यादा है कि व्यापार मेला उद्योग जो है वो मेरा विषय नहीं है, उसके लिए समर्थ और सक्षम विभाग हैं और वो जो कर रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा सामान्य जानकारी से हटके ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन शिव ज्योति अर्पणम जाहिर है कि वो स्थानीय शासन, नगर निगम और बाकी संस्थाएं मिलकर कर रहे हैं, तो लगभग 25 लाख दीपों का संकल्प है, और निश्चित रूप से जन भागीदारी से उसको हम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो पॉपुलर प्रोग्राम जो हर बार हम नदी के तट पर करते हैं, रामघाट से लेकर दत्त के अखाड़े के बीच में, वो भी एक तरह का यूनिक कार्यक्रम है, जो नदी के बीचों बीच जो बनी हुई पुलिया है उसका एक्सपेंशन करके हम लोग करते हैं। तो इस बार जुबिन नोटियाल जो हैं उसको परफॉर्म करेंगे, और वहाँ भी लगभग 15 से 20,000 25,000 जनता दर्शक जो है जुटते हैं। तो कोशिश है कि भाई मुझे लगता है कि जुबिन नौटियाल हो या हेमा मालिनी हो, त्रिवेदी जी हो, जो तमाम संगीतकार भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वो काफ़ी युवाओं के लिए काफ़ी एक ऐसा पॉइंट रखा है आपने कि काफ़ी युवा इससे कनेक्ट भी करेंगे, जुड़ेंगे भी, और हमारी संस्कृति पर जो विचार विमर्श भी वो करेंगे और उसको गंभीरता से भी बोलेंगे। और इसका एक आयाम और है अनादि पर्व के रूप में। तो 1 मार्च से लेकर ये अनादि पर्व भी चालू होगा, जो 9 अप्रैल तक चलेगा। इसमें लगभग 99% जो कलाकार हैं वो उज्जैन के हैं, जो ख्यात कलाकार हैं, जो शोधकर्ता हैं, पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, वो यहाँ शामिल हों। फिर एक दूसरा रंग भी है इसका श्री कृष्ण को लेकर। अगेन फिर मुख्यमंत्री फिर इसमें फिर आ गए जी। तो विधानसभा का जो उनका पहला वक्तव्य था 2-3 महीने 1.5 महीने पहले जो था, तो उन्होंने श्री कृष्ण पाथेय का उल्लेख किया। यहाँ श्री कृष्ण भी आए, मथुरा से चलकर आए, उज्जैन वो 2-3 बार आए, और उज्जैन से वो द्वारका हो, अमरावती हो, तमाम जगह वो गए हैं। तो उस रास्ते की खोज, उस रास्ते की जो संस्कृति है, जो योगदान है, जो उसकी विशेषताएं, उसकी पहचान को फिर से स्थापित करना, और मोहन युग की शुरुआत, हाँ, और उस क्षेत्र के जो व्यापार व्यवसाय या उद्योग जो भी हम कहें, जिस भाषा में कहें, उनके विकास के लिए प्रयास। तो अब जैसे श्री कृष्ण जी हैं जो परशुराम आश्रम, वो जाना पाओ भी गए, तो जाना पाओ अभी कितने लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये है कि जाना पाओ हो, बदनावर हो, धार हो, इंदौर है, या और जो जगह हैं ज्ञात और अज्ञात जगह हैं, तो उसके लिए हमारा तो ये 2-3 महीने बाद उसका सिलसिला चालू होगा। पर अभी इस बार विक्रमोत्सव में 7 दिवसीय श्री कृष्ण पर ही केंद्रित आयोजन होने हैं। और एक चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि श्री कृष्ण को लेकर ही
जो सूफी परंपरा में श्री कृष्ण को लेकर जो बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं जिन्होंने जो उसको गाया है, चाहे वो नज़ीर अकबराबादी हों, चाहे बाबा फरीद हों, चाहे और लोग हों, तो उन्होंने जो श्री कृष्ण को लेकर जो गायन किया है वो भी हम पिया सांवरे के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण पर गुजरात से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र कलाकार यहाँ पहुँचे, वो तो आ ही रहे हैं, असम से आ ही रहे हैं, वो तो करेंगे ही। पर एक जो रंग कई बार जो छूट जाता है तो वो भी हमने रखा कि सूफियाना जो है, श्री कृष्ण का जो सूफियाना रंग है वो भी सामने आना चाहिए। निश्चित तौर तो ये भी है। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, महत्वपूर्ण बात आपने बताई। आप प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे, उनको लेकर कार्यक्रम रखा गया है? देखिए अभी या अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। और इसके लिए जानकारी देने के लिए जाहिर है कि मेरे से उच्च स्तर के जो लोग होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, जो भी हो, तो वो बताएं ज़्यादा उचित होगा। कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये अभी मेरे पास भी अंदाज नहीं है उसका। निश्चित तौर पर देखिए तमाम चर्चा इस पर हो सकती है। मुझे लगता है आपने तमाम तरीके से कहा कि और भी जो चर्चा के बिंदु हैं आप उससे इतर होकर जो आपने जो मुख्य परंपराओं पर बात की या कहें कि इस कला संस्कृति के क्षेत्र की बात की, ये महत्वपूर्ण चर्चा हमारी हुई है। साथ ही एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से ये कल्चर की शुरुआत की गई है, लगातार हम मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब सत्ता में आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं तब से ऐसे तमाम कार्यक्रम सांस्कृतिक हों, परंपराओं को लेकर हों, काफ़ी ध्यान उन्होंने दिया है। तो आगे भी यही प्रक्रिया आगे दिखाई देगी, यही विजन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? माने ये जैसे न केवल भाई ये गतिविधि केवल न केवल उज्जैन में हो रही है, बल्कि इस तरह की सांस्कृतिक नवाचार और बहुत सारी जो चीज़ें हैं प्रदेश के उत्कर्ष के लिए, विकास के लिए, तो चाहे फिर वो खजुराहो हो, चाहे फिर वो रीवा हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, तो आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के जो दौरे रहे हैं वो पूरे प्रदेश को ही ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो एक वो है, और दूसरा जो एक मुद्दा छूट गया था, पुराने इतिहास पर केंद्रित फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समागम, ये भी हमने पिछले साल से शुरू किया। तो जो पुराने रिलीजियस फिल्मों को लेकर भी मैं कुछ चर्चा सुन रहा हूं। रिलीजियस तो नहीं कहना चाहिए, रिलीजियस कह सकते हैं हम, लेकिन भाई पुरातन इतिहास केवल हमारा नहीं है। हाँ निश्चित तौर, लैटिन अमेरिका का भी है, अफ्रीका का भी है, क्यूबा भी है, यूरोप भी है। तो वहाँ किस तरह के विचार हुए या किस तरह का सिनेमा बना है उनके आख्यानों को लेकर, चाहे वो जूलियस सीजर हों, चाहे फिर वो हेलन ऑफ ट्राय हों, या और उनके जो रोमन परंपरा में उनके देवता रहे हैं, तो उनको लेकर कुछ काम हुआ है क्या? या जैसे पिछली बार हम लोगों ने जो फिल्म लैटिन अमेरिका से जो आई थी, मैक्सिको से, तो वहाँ पर जो 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले की जो संस्कृति रही है, माया संस्कृति, उसके लिए जो उन्होंने उत्खनन किया है, तो वो जानकारी भी हम लोगों ने यहाँ कर देंगे। तो भारतीय पुरातन इतिहास और वैश्विक पुरातन इतिहास को लेकर हमारा प्रयास है कि हम उसको शोकेस कर पाएँ और सीख समझ पाएँ कि क्या छूट गया है, क्या सही है, क्या गलत है। निश्चित तौर पर बहुत चर्चा हमारी हुई और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हमारी श्रीराम तिवारी जी से हुई है। एक महत्वपूर्ण भूमिका में काफ़ी वो है, क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य जो शोध पीठ है उसके निदेशक के तौर पर वो काम कर रहे हैं। श्रीराम तिवारी जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ श्रीराम तिवारी जी, जो कि महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक की भूमिका में है। और 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक विक्रम महोत्सव का आयोजन होना है, जिसको भव्य रूप दिया जा रहा है। महाकुंभ सिंगस के बाद देश का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं, कला संस्कृति से लेकर तमाम क्षेत्रों के तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। तो विक्रम महोत्सव को लेकर आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।